नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। तैयारियों का दौर जारी है। बीजेपी की रैलियां सभी लोकसभा क्षेत्रों में दिख रही हैं, तो कांग्रेस भी बैठक कर रही है। सभी के अपने अपने जीत के दावे की चर्चा चुनाव को लेकर हम करने वाले हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। जैसे जैसे मौसम में गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा भी हाई होता नजर आ रहा है। सत्ता पक्ष बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस आमने सामने हैं, तो वहीं क्षेत्रीय दल भी सियासी मैदान में हैं और चुनावी ताल ठोक रहे हैं। हालांकि एक तरफ सत्ता पक्ष बीजेपी है, जहां सीएम नायब सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल समेत कई नेता धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। अलग अलग विधानसभा स्तर पर जाकर पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं और 10 की 10 सीटों पर एक बार फिर से जीत का दावा करते हुए विपक्षी दल कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साध रहे हैं। और सभी दल अपने अपने तरीके से काम करते हैं। उनका बड़ा मंथन चल रहा है। मंथन के आधार के ऊपर वो अपनी लिस्ट को कौन आएगा कौन नहीं आएगा वो निकालेंगे, परंतु गरीबी खत्म नहीं कर पाए और गरीबों ने अब उनके ऊपर से विश्वास उठ चुका है। अब तो एक ही व्यक्ति के ऊपर विश्वास है, वो नरेंद्र मोदी। आज भी देखा है कितना बड़ा उत्साह, भारी उत्साह आम जनता में, यानी आम जनता भी ये कहने लग गई है कि इस सीट के ऊपर भारी मतों से विजय होगी। अब जहां मैं जाता हूं, चाहे लोकसभा करनाल हो चाहे अन्य लोकसभाएं हो, सभी तरफ ऐसा वातावरण बना है और एक ऐसी लहर चल रही है, मोदी लहर, कि इसके ऊपर कुल मिला करके हमको पूरा भरोसा है बड़ी मार्जिन से 10 की। मैं तो चाहता हूं जल्दी हो जाए, थोड़ा मैदान में लड़ाई का मजा बढ़ जाएगा, अभी तो मजा ही नहीं आ रहा। वहीं दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, जहां अभी तक उम्मीदवारों पर ही मंथन चल रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश कांग्रेस के दिग्गजों में सहमति नहीं बन पा रही है, इसीलिए लिस्ट आने में देरी हो रही है। तो वहीं पार्टी के प्रदेश प्रभारी ने हाल ही में ये कहा है कि 1-2 दिन में लिस्ट आ सकती है। 9 सीटों पे बात बन चुकी है। मैं जो कह रहा हूँ कि उसको बेहतर बनाने की एक प्रक्रिया जारी है। कब तक उम्मीद अब फाइनली कर सकते हैं कि अब सूची जारी हो जाएगी? और दूसरा अहम सवाल कि क्या सीईसी के माध्यम से किया जाएगा या फिर डायरेक्टली किया जाएगा? कांग्रेस हाईकमांड में कांग्रेस अध्यक्ष की ऑफिस से किया जाएगा, क्योंकि सीईसी की मीटिंग हो गई और सब अधिकार दे दिए गए हैं। और जहां कहां तक हो जाएगा, तो मैं कहता हूं मेरी समझ में 2 दिन से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से अभी तक उम्मीदवारों के नाम फाइनल नहीं हुए हैं, जिसे लेकर हर कोई असमंजस में है और लोगों के मन में इस बात को लेकर के भी सवाल उठ रहा है कि आखिर कांग्रेस किस रणनीति पर काम कर रही है, जो उम्मीदवारों का नाम फाइनल करने में इतना समय लग रहा है। बहरहाल सत्ता पक्ष हो या विपक्ष या अन्य दल, हर कोई अपना दमखम दिखाने में जुटा हुआ है। ये देखना दिलचस्प रहने वाला है कि इस बार बाजी कौन मारेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर पंकज बेनीवाल, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बजरंग दास गर्ग कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, विवेक चौधरी प्रवक्ता जेजेपी, अमनदीप केसरी प्रवक्ता इनेलो और राजेंद्र जादून वरिष्ठ पत्रकार भी डिबेट में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत पंकज जी आपसे। लगातार आप लोग दावा कर रहे हैं 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे, बाय इलेक्शन करनाल भी हम जीतेंगे, 11 कमल खेलेंगे, लेकिन चूंकि अभी उम्मीदवार मैदान में नहीं आए हैं, कांग्रेस भी अपना दावा कर रही है कि हम मजबूत जिताऊ उम्मीदवार लेकर आने वाले हैं, तो आपको लगता है कि जैसे ही मुख्य विपक्षी पार्टी के उम्मीदवार मैदान में आएंगे तो माहौल बदलेगा? हाँ, नमस्कार ज्योति जी, सभी साथियों को नमस्कार और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए ज्योति जी, उत्सव है ये। इस उत्सव में सभी की भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है और ये एक गेम के जैसा भी, ये खेल है, इसको खेल की भावना से भी देखना चाहिए। अच्छा। इसमें एक टीम के अपने कैप्टन के साथ पूरी टीम उतर चुकी है। दूसरी टीमों के ना तो खिलाड़ी भी मैदान में है, ना ही उनके कैप्टन का पता है। एक अलायंस ऐसा भी है जो अलायंस बिना कैप्टन के ही गेम खेल रहा है। तो भारत देश की जनता अब ये देख चुकी है कि बिना कैप्टन की टीम के साथ जाना है या उस कैप्टन की टीम के साथ जाना है जो देश को 2047 का विजन, 25 साल आगे का विजन दिखा रहा है, जो कह रहा है कि जब आज अमृत काल 75 साल में से आगे जब हम 100 साल पूरे करेंगे अपनी आजादी के, वो एक चीज दिखाई है विकसित भारत की, जो एक नींव रखी है, विकसित भारत का जो सपना आज पूरे देश ने संजोया है, उस कैप्टन की टीम के साथ जाना पसंद करेंगे या बिना कैप्टन की टीम? एक अलायंस है, गवंडी अलायंस है, लालची अलायंस बोले, भ्रष्टाचारियों का अलायंस बोले,
किस किस का अलायंस उसको बोलो, वो बिना कैप्टन के साथ, बिना तैयारी के साथ वो मैदान में उतर रहे हैं। अगर ऐसी टीम 25 साल आगे की बात कर रहे हैं, जो 10 जी। साल आप लोग सत्ता में रहे, क्या वो भी आप बात करेंगे कि सारे वादे पूरे किए नहीं किए, पहले जो संकल्प लिए थे पूरे किए नहीं किए? हाँ ज्योति जी, बिल्कुल सही वाजिब सवाल आपका है। हमारा पहला अगर 2014 का देखें तो घोषणा पत्र था। घोषणा पत्र के बाद हम संकल्प पत्र 2019 में लेकर के आए। उसके बाद हमारा जब 2024 का चुनाव आया तो संकल्प पत्र के साथ मोदी की गारंटी भी उस पर लिखा हुआ है। ये गारंटी शब्द ऐसे नहीं आया। जब भी कोई डॉक्टर के पास आप जाएं तो अगर कहीं पर लिखा होता कि इसका शर्तिया इलाज है, गारंटी के साथ इस बीमारी का इलाज यहां पर इस अस्पताल में होता है, तो वो गारंटी उस एक्सपीरियंस के साथ आती है। 10 साल के कार्यकाल में मोदी जी की सरकार में हमने वो सारे अनुभव किए हैं कि अब हम गारंटी देने लायक हो गए हैं। पहले घोषणाएं पूरी की 2014 से 2019 तक, 2019 से 2014 तक जो हमने संकल्प लिया कि भारत कैसा होना चाहिए, उस संकल्प को हमने पूरा करने की कोशिश की। और आज हम जाकर दम भरते हैं कि मोदी जी की गारंटी है। उस गारंटी शब्द को हम लेके आने में 10 साल हम लोगों ने लगाए हैं, लेकिन 5 से 6 दशक का राज देश के ऊपर करने वाली कांग्रेस की सरकार आज भी एक न्याय पत्र लेकर के आती है और उस न्याय पत्र में देश के लिए कुछ नहीं होता है। देश को अलगाववाद करने की मतलब बहुत सारी कोशिशें या बहुत सारी चीजें, मैं उस बातों पर बिल्कुल नहीं जाऊंगा कि कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में क्या किया है, वो इनकी सोच है। बिना कैप्टन की टीम है, कुछ भी लिख सकती है, कुछ भी सोच सकती है, लेकिन हमारे पास मजबूत कैप्टन है, देश के पास मजबूत कैप्टन है। मोदी जी के द्वारा मोदी जी ने जो 10 साल में काम किए हैं वो आज जनता को भा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये जनता कह रही है। ये जनता का अटूट विश्वास है कि जब हम मैनिफेस्टो बनाते हैं तो 15 लाख से ज्यादा सुझाव हमारे पास आते हैं और मोदी जी अलग अलग संस्थाओं के साथ बैठ के, IITs के साथ बैठ करके उन सारी पर मंथन करते हैं कि ये सारे सुझाव 15 लाख हमारे पास आए हैं, इन पर हम विकसित भारत की नींव जो हमने अब तक रखी है, कैसे हमारी गतिशील भारत होगा, कैसे हम गति पकड़ेंगे अगले आने वाले 25 साल में, जब हम अपना देश का 100वां साल का महोत्सव मना रहे होंगे आजादी का, तो हम कैसा हमारा देश होगा। वो सारी चीजें सब लोगों के साथ 15 लाख लोगों के सुझाव आने के बाद ये हमारा मैनिफेस्टो या हमारा संकल्प पत्र या मोदी जी की गारंटी जब जाकर के आकर आज सामने आया है। हमारे 10 साल के काम ही हैं जो हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करते हैं, जो मोदी जी को गारंटी देने पर प्रेरित करते हैं कि आज मैं सशक्त हूं इस भारत के लिए। मैं भारत में काम किया है, दिन रात जो मैंने 24 घंटे काम किया है, जग जग के भारत को आगे बढ़ाने की, मेरे जो पहला देश को प्राथमिक रखने की मेरी सोच रही है, आज उसी का ये नतीजा है कि आज हम गारंटी शब्द का प्रयोग कर पा रहे हैं। बहुत सारे मेरे जो विपक्षी पार्टी के साथी हैं वो गारंटी शब्द बहुत सारे बोलते थे, इसलिए मैंने आज गारंटी शब्द की व्याख्या की है कि गारंटी कैसे आया। आपने तो कॉपी किया है इनसे ये गारंटी। किससे कॉपी किया है? कांग्रेस की बात कर रहे हैं, अभी अरविंद केजरीवाल की अरे बात कर रहे हैं। अगर कह रही, अब कांग्रेस 10 साल सत्ता में रहकर अब आप लोग गारंटी दे रहे हैं। कमाल है। वो भी कॉपी मैंने करके, क्या जो कि इनका कहा, कहना है। मेरे पहला वक्तव्य ज्योति जी आपने भी सुना है, मैंने कहा है कि एक्सपीरियंस से आता है। जब आप काम कर लेते हैं तब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, तब आपको लगता है कि अब मुझे गारंटी दे देनी चाहिए। 10 साल के बेहतरीन कार्यकाल के बाद, देश को आगे की प्रगति पर ले जाने के बाद, विकासशील से विकसित की राह पर चढ़ाने के बाद आज हम कह पा रहे हैं कि ये मोदी की गारंटी है, ये देश। चलिए बजरंग जी से मैं उत्तर ले रही हूँ। बजरंग जी, ना आपका कैप्टन है और ना ही आपकी टीम है मैदान में। भाई आज ज्योति जी, देश में कुछ नहीं है, देश में सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी बची है, सारा देश खत्म हो गया। इनके पास ही कैप्टन है, इनके पास ही मदारी है, इनके पास जुमला है, इनके पास झूठ है, इनके पास लूट है, और किसी के पास कुछ नहीं है। मैं बताना चाहता हूं आज देश के हालात, जिस देश की आजादी और देश के विकास के अंदर कांग्रेस पार्टी की अहम भूमिका है। दुनिया भर के नेताओं ने अपनी जान की कुर्बानी देने का काम किया है। और दूसरी बात, जो कांग्रेस पार्टी ने देश के अंदर बनाया वही तो भारतीय जनता पार्टी बेचने में लगी हुई है। चाहे BSNL था, रेलवे स्टेशन था या एयरपोर्ट था, दुनिया भर का सामान इन्होंने बेचने का काम किया है। यहाँ तक कि आज चुनाव का मामला है, आज हालात क्या है? हालात ये कांग्रेस पार्टी का जनता के साथ सीधा संपर्क, घर घर संपर्क, हर कांग्रेस पार्टी का नेता कार्यकर्ता घर घर
जनता के बीच लगातार जा रहा है। यहाँ तक कि हर गांवों में हमारी मीटिंगें, जनसभाएं हो रही है और 90 के मीटिंग्स 90 तो आप लोगों की विधानसभाओं के दिल्ली में हो हमारी रही, आज भी होनी रैलियां थी, लग रही सीईसी की बैठक होनी थी, लेकिन नहीं हो पाई। आप कह रहे नेता जा रहे, नेता तो दिल्ली में लॉबिंग करने में लगे होंगे ना कि टिकट मिले। सहमति आप लोगों की बन नहीं पाई है, बैठक बैक टू बैक आप कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं हम घर घर जा रहे हैं। घर घर तो तब जाएंगे ना जब डिसाइड हो चुनाव कौन लड़ेगा। देखिए ज्योति जी, कौन सा चुनाव हो गया, कौन सा फार्म भरने की डेट आ गई। अच्छा, आप बताइए ना, कौन सी फार्म भरने की डेट आ गई। आप सिस्टम देखिए, चुनाव का सिस्टम होता है, हमारी लिस्टें आ जाएगी, हमें भी सोच है, हमारे जो पैनल है हमारे बन चुका है, नो के नो सिंगल मैन, एक एक आदमी का हमने हाईकमान को दे दिया है। अब कभी भी लिस्ट आ सकती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गड़े जी ने, आप पहले ये बताएं कि आप लोगों को इस बात की, आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हमें भी इस बात को लेकर चिंता है, आप लोग भी सोच रहे हैं, दूसरी ओर आप कह रहे हैं कहाँ नॉमिनेशन फाइल करने की भी तारीख नहीं आई। तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आप भी खुद मान रहे हैं कि देरी हो रही है और बीजेपी के मुकाबले तैयारी में आप लोग पीछे हैं, क्योंकि ये तो हर एक हल्के में रैलियां कर रहे हैं, ये लोगों के बीच जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कल को फिर ये कहेंगे कि ईवीएम खराब हो गई या ईवीएम हैक कर ली गई, खराब नहीं हुई, ईवीएम का बहाना आप लोग बनाएंगे। अभी आपके उम्मीदवार मैदान में नहीं आए। ज्योति जी, मुझे 1 मिनट बोलने दीजिए प्लीज, आपके कई सवाल इकट्ठे हो गए। ज्योति जी, आपके जितने रिपोर्टर फील्ड के अंदर है उनसे तसल्ली कर लो, इनके जो प्रत्याशी घूम रहे हैं उनका स्वागत काले झंडों के साथ हिसार स्टेशन गिरा रहा हूँ, हिसार, सरसा, बयानी, सोनीपत, रोहतक आदि जगह काले झंडों से स्वागत हो रहा है। और मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, इनकी मीटिंगों में, जनसभाओं में 70% कुर्सियां खाली है। आज हालात इनके सबको पता है, हालात क्या है। भारतीय जनता पार्टी से हर वर्ग का नागरिक दुखी है और मुक्ति चाहता है। ये पहले क्या कहते थे, आपके चैनल पर बैठकर हर प्रवक्ता कहता था भाई 10 की 10 लोकसभा सीटें हम मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जीतेंगे और तीसरी बार हरियाणा में भारी बहुमत से मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। इन्होंने आनंद फानन में डर के मारे, जब पता लगा हरियाणा में चुगड़ा साहब है, रातों रात मनोहर लाल जी को बदलकर नया मुख्यमंत्री बना दिया। अनिल विज भी बार बार कहते हैं मेरे साथ मुख्यमंत्री जी गाड़ी में हम इकट्ठे थे, ये नहीं बताया कि मुख्यमंत्री बदल रहे हैं। मुझे इस बात की नाराजगी है। मैं बताना चाहता हूँ ज्योति जी, लोग मुख्यमंत्री नहीं सरकार बदलना चाहती है। ये कहते मेरे साथी मोदी जी की गारंटी 10 साल हो गए, जो गारंटी पहले ली थी 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने वाली, वह गारंटी कहाँ गई। 35 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल देने वाली गारंटी कहाँ गई, 100 रुपए लीटर कर दिया। 250 रुपए रसोई गैस सिलेंडर देने वाली गारंटी कहाँ गई। 15-15 लाख रुपए खातों में डालने वाला जुमला कहाँ गया। किसान की आय 2 गुना करने का जो वायदा था, गारंटी दी, किसान की आय तो 2 गुना नहीं की, खर्चा जरूर किसान का 2 गुना कर दिया। 750 किसान भाजपा राज के अंदर शहीद हो गए। इन्होंने दुड़ा कर, किसान है, सरकारी कर्मचारी है, आंगनबाड़ी महिलाएं हैं, छात्र है, जनता के चुने हुए सरपंचों को लाठियों से दुड़ा कर पीटने का काम किया, झूठे मुकदमे दर्ज करके जेलों में डालने का काम किया। जनता भूल जाएगी क्या? जनता इनसे यही तो सवाल पूछ रही है जब इनका प्रत्याशी जा रहे हैं, भाई हमारा कसूर क्या था, हमारे ऊपर लाठियां क्यों बरसाई, हमारे ऊपर मैं जेजेपी को चर्चा में विवेक जी, हमारे पे झूठे मुकदमे क्यों बनाए। ठीक है, सभी लोग जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन ठीक है सुन लीजिए अभी बजरंग जी, सुनिए आप। लेकिन नेताओं का जो प्रोफाइल है, नेताओं का जो कद है, उसी के आधार पर दावे किए जाते हैं। आप लोगों ने जो लिस्ट जारी की उसमें कोई भी ऐसा नेता नहीं है, ऐसा चेहरा नहीं है कि सांसद रहा हो या कोई बहुत बड़ा राजनीतिक सफर हो, एक राजनीतिक करियर हो। तो आप लोग उम्मीद कर रहे हैं इन उम्मीदवारों से कि मजबूती से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल ज्योति जी,
दुष्यंत चौटाला जी 2014 में जब चुनाव लड़े थे, वो उनका कोई बैकग्राउंड पॉलिटिकल नहीं था, उन्होंने पहले कोई चुनाव नहीं लड़ा था, पारिवारिक बैकग्राउंड है ना। आज आप कह रहे हैं कि इनका क्या बैकग्राउंड। अगर मैं सिरसा के कैंडिडेट की बात करूं, फतेहपुर में विधायक है। अगर मैं नैना चौटाला जी की बात करूं, उनको आप सभी भली बात ही जानते हैं, पहले बरवाली से विधायक है, बाडरा से विधायक। अगर तमाम कैंडिडेट आप दीवानी की बात करूं तो राव जी पहले भी विधायक रहे हैं, इनेलो के टाइम में जब इनेलो एक होती थी उस टाइम में विधायक, और 2014 का चुनाव उन्होंने बहुत मजबूती से लड़ा, और मोदी लहर में उस टाइम पे वो मात्र 40,000 वोटों से आ रहे। आज के एक एक दिन नेता की तमाम बात कर रहे हैं। बादल- रमेश खटक की आप बात कर रहे हैं, 91 में, 96 में, सन 2000 में बड़ौदा से विधायक रहे हैं, सिरसा से आप लोगों ने उतारा है, तो सिरसा में क्या नहीं, ग्राउंड आप एक- देख रहे हैं? एक सालों से चीज, करीब 2 दशक जो- हो गए हैं, जो- अभी तो कम से कम जनता ने तो चुनकर नहीं भेजा। एक एक उम्मीदवार की अगर बात करें, ज्योति जी, अगर मैं एक एक उम्मीदवार की बात करूं, तमाम उम्मीदवार चाहे किसी भी पार्टी ने कहीं से भी उतारे, वो हर पार्टी अपने समीकरण देखती और सभी समीकरणों को देख के उसके बाद ही कोई कैंडिडेट फाइनल किया जाता है। आज आप कह रहे हैं कि ये सिरसा से उतारे गए और बड़ौदा से विधायक रहे हैं। मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगा, फिर तो अशोक तंवर जी को भी उतारना ही चाहिए। नहीं मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ नहीं, साल मैं 2000 के बाद तो ये ना विधानसभा में गए हैं ना संसद में गए। मैं ये कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बड़ौदा से लड़ा तो क्यों सिरसा से लड़ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं नेता कितने मजबूत आप लोगों ने उतारे तभी तो तुलना होगी ना। उसी बात मैं ये कह रही हूँ। रणजीत चौटाला जी जो आज हिसार से कैंडिडेट हैं, उनका लास्ट इलेक्शन भी बता दीजिए कब जीते थे, 2019 से पहले कब जीते थे। अगर इस तरह से किसी राजनेता की आप कैलकुलेशन करने लग जाएंगे कि कब जीते थे और कब नहीं जीते थे, तो ऐसे तो मैं बीजेपी के तमाम चेहरे 2014 से पहले हारने का ही काम करते। बीजेपी के सवाल तो मैं बीजेपी से करूंगी विवेक जी, ठीक है, आप निर्दलीय पर जा रहे हैं, आप बीजेपी नेता रणजीत सिंह पर जा रहे हैं, तो मैं ऐसा नहीं कि मैं बीजेपी से सवाल नहीं कर रही हूँ। आप लोगों की लिस्ट आई है तभी तो हम बात कर पा रहे हैं ना उम्मीदवारों को लेकर। उन्हीं तो पहला ही नाम है, नैना चौटाला है, राव बहादुर सिंह है, या फिर राहुल यादव फाजिलपुरिया है, नलिन हुड्डा है, तो एक एक को लेकर बात करेंगे, ऐसा नहीं है। राहुल यादव जी को कौन नहीं जाता, फाजिलपुरिया जी इंटरनेशनल सिंगर हैं और एक फेम है, आप जानते हैं उनको, कौन नहीं जानता, आज के दिन सभी जानते हैं। अगर आप नलिन हुड्डा की बात कर रहे हैं, नलिन हुड्डा हमारे फरीदाबाद से अध्यक्ष हैं, युवा चेहरा है। ऐसे तो हमारी तो एक सोच रही है, हमारी पार्टी की एक विचारधारा रही है, हमने नेता बनाए हैं शुरू दिन से। आप चाहे बीजेपी उठा लीजिए चाहे कांग्रेस उठा लीजिए, आज तमाम नेता ताऊ देवीलाल की नर्सरी से पढ़ाई करके गए, उसी ताऊ देवीलाल की नर्सरी से पढ़ाई करके गए हैं। चाहे आज बीजेपी के सीनियर जितने, चाहे मैं कृष्ण लाल पंवार जी की बात करूं, चाहे मैं और किसी नेता की बात करूं, तमाम नेता वहीं से पढ़ के गए। चलिए अब तो चले गए ना, यूं तो सभी कांग्रेस से ही निकले, ताऊ देवीलाल खुद कांग्रेस से निकले थे विवेक जी, ये बीती पुरानी बात है, ये तो सारे ही दल कांग्रेस से निकले हैं। ताऊ देवीलाल की राजनीति भी कांग्रेस से ही शुरू हुई है। आप जो नर्सरी बता रहे लोक दल को, तो शुरुआती कांग्रेस से हुई फिर तो दिनों से, या मैं कहूँ महीने से ये कह रहे हैं लिस्ट आएगी, लिस्ट आएगी, लिस्ट आएगी, ये नहीं पता कब आएगी। हम तो कहा था कि नवरात्रों में लिस्ट निकालने का काम करेंगे, आज 5 की निकाल दी और जो रह गए कैंडिडेट हैं उनकी भी बहुत जल्दी निकालने का काम हम करेंगे। अमनदीप जी, जेजेपी को लेकर, हालांकि इनेलो को लेकर भी लग तो अब भी रहा है कि कांग्रेस लिस्ट जारी करेगी। हम देख रहे हैं कुछ चुनाव से जो दल बदल होता है, जिनको टिकट नहीं मिल पाती है, जो चाहते हैं कि उनको टिकट मिले, तो वो दूसरे दलों में जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं। तो क्या आपकी पार्टी किसी भी तरह से इस इंतजार में भी है, चूंकि केवल अभय को अनाउंस किया आप लोगों ने, हिसार से सुनैना चौटाला का नाम जरूर गए, लेकिन उनका भी नाम ऐलान घोषित नहीं किया गया, अनाउंस नहीं किया गया है। नहीं, तो पहली बात मैं ज्योति जी आपके चैनल पे आपके माध्यम से ये भी बता देता हूँ पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे कि सुनैना चौटाला जी इंडियन नेशनल लोकदल के हिसार से उम्मीदवार हैं और वो भी बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस, चलो वो जो लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। हाँ। हमारे 2 कैंडिडेट बिल्कुल मैदान में उतर चुके हैं और लगातार प्रोग्राम और रैलियां, जनसभाएं चल रही हैं दोनों उम्मीदवारों की।
बाकी 8 उम्मीदवार जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, हमारे पूरी तरह से सर्वे हो चुका है और फाइनल पैनल बिल्कुल तरह से तैयार है। केवल कोर कमेटी की बैठक होनी है और काफी सारी चीजें राजनीतिक पार्टी के तौर पर देखी जानी पड़ती हैं और देखी जानी चाहिए भी। चुनाव है ये और चुनाव की गंभीरता को देखते हुए पार्टी की अपनी रणनीति है कि वो कब चुनाव पर किस तरह से कैंडिडेट को उतारे। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल तो बिल्कुल भी उन नेताओं के भरोसे नहीं रहता कि भाई कोई दूसरा आकर के जब नहीं देंगे तो हम उनको टिकट देंगे। लेकिन कुछ कारण है, कुछ रणनीति है, क्योंकि हर एक सीट पे अपने अपने समीकरण है, जातिगत समीकरण है और चीजें भी अलग जो लास्ट तो आदमपुर बाय इलेक्शन ही देखा है हमने। चीजों को आदमपुर बाय इलेक्शन ही देखा है हमने लास्ट। आप कह रहे हैं कि हम इस उम्मीद में नहीं रहते और उससे पहले पिछले लोकसभा चुनाव में भी चूंकि हाल बेहाल था, तो अब इसलिए सवाल कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ज्योति जी, देखिए ये केवल हर जगह पर जो है स्थिति किस जगह की क्या है और क्या वहां पर रणनीति बनानी है वो निर्भर करता है। आदमपुर के अंदर आप जिस कुरड़ा राम जी की बात कर रहे हैं, वो बकायदा पंचायती तौर पर उन्होंने खाप पंचायतों के और वहां स्थानीय पंचायतों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन करा था, जिसपे उनको उम्मीदवार उन्होंने कहा था कि हमारी तरफ से कुरड़ा राम जी को उम्मीदवार बनाना चाहिए। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो खासकर से ग्रामीण क्षेत्र की, उन कमेरे वर्ग की और इन जो सर्वसम्मति के फैसलों का सम्मान करने वाली पार्टी है। ये कोई एक बात नहीं। अगर आप अतीत में जाएंगे कि चौधरी देवीलाल के समय में भी चबूतरे पर बैठ करके मैम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे पर जो सर्वसम्मति से पंचों का फैसला होता था, उसको फूल चढ़ाने का काम इंडियन नेशनल लोकदल करती थी। हमारे पास, मैंने पहले भी कहा है कि देखिए अंतर बड़ा स्पष्ट है। हमारे पास दिल्ली में 5 स्टार एसी कमरे नहीं है दफ्तर के अंदर कि जहां पर केवल वही नेता अंदर घुस सकते हैं कि जिनकी ऊपर तक पहुंच है। हमारे नेता तो जमीन पर बैठ करके लोगों के बीच में जाकर के फैसला करते थे और ऐसे अनेकों उदाहरण भी हैं कि अगर लोगों ने मना कर दिया तो पार्टी उनको नई कैंडिडेट बनाती थी, लोगों के बीच में जाकर के फैसला होता था। ये बात कतई नहीं है कि भाई किसी को टिकट नहीं दिया, वो पंचायती तो आप लोग जींद में भी आप लोगों ने कहा था इस बात के लिए। जींद में भी आप कह रहे थे रेडू को लेकर, और आदमपुर में भी आपने कहा। आदमपुर में हालांकि ये बात अलग है, उनके गांव में ही उनको लीड नहीं मिल पाई थी, ठीक है। मैंने मिसाल के तौर पर ये कहा कि अभी रिसेंट जो बाय इलेक्शन हुआ कि उसमें आप लोग चूंकि लेकर आए थे, और इसमें कोई अलग नहीं कि आपकी पार्टी में ऐसा हो रहा, दूसरे दलों में भी हम देख रहे हैं पिछले कुछ चुनाव से दल बदल का दौर शिखर पर के बार बार जिनको एक पार्टी में टिकट नहीं मिलता है दूसरी पार्टी का रुख करते हैं। और अभी चूंकि मुख्य विपक्षी पार्टी की लिस्ट नहीं आई, इसलिए मैंने सवाल पूछा। नहीं, वो ठीक है ज्योति जी, आपने सवाल पूछा, आपका कर्तव्य है सवाल पूछना, और मैंने भी आपको बताया है कि अगर इस लिहाज से हम देखते तो हिसार और कुरुक्षेत्र में भी हम इसी चीज का वेट करते कि जहां पर अभी तक पार्टियों ने टिकट डिक्लेयर नहीं किए हैं। और हिसार में तो आपने देखा कि लंबी लाइन है, कांग्रेसियों की जुतम बेजार हुई है। तो ऐसी बात नहीं है, ये पार्टी की अपनी रणनीति है और स्थानीय मुद्दों के हिसाब से, स्थानीय समीकरण के हिसाब से पार्टी अपने हिसाब से चुनाव की तैयारी करती है। उस लिहाजा से ही उम्मीदवारों का चयन होता है कि किस सीट पर कौन सा उम्मीदवार सही बैठेगा। मैं आपको एक बात दावे से बता देता हूं कि हमारी पार्टी के उम्मीदवार चयन प्रक्रिया जो थी उसके लिए कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी ने अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली है, खाका तैयार कर लिया है, और वो रिपोर्ट चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को सौंपी भी जा चुकी है। कोर कमेटी की बैठक होनी बाकी है, वो बैठक होगी और उसमें से वही रणनीति के तहत, क्योंकि फाइनल नाम जा चुके हैं, उनमें से जैसा कि 4 कोर कमेटी के सदस्य बैठ करके डिसाइड करेंगे कौन सा कहां पर किस रणनीति के तहत पार्टी को ठीक लगेगा, वो उम्मीदवार उतार दिया जाएगा। ठीक है, डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। जादू साहब कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, केसरी जी कह रही है हमारी रणनीति है, कांग्रेस भी कह रही है कि अभी तो लेट है चूंकि हरियाणा में चुनाव, तो उम्मीदवार हम उतारेंगे, उस पर हम काम कर रहे हैं। बीजेपी अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। एक तरफ ये कि उम्मीदवार मैदान में है, रैलियां कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। दूसरा ये कि अभी चूंकि चुनाव में समय है तो देरी से उम्मीदवार हम लेकर आएंगे। कैसे देख रहे हैं अलग अलग दलों की रणनीति को? तो देखिए, कांग्रेस का तो ये है कि सारा मामला गुटबाजी नहीं करता। जो भी नाम तय हो रहे हैं उसमें जो है जो दूसरा ग्रुप है उसकी आपत्तियां हैं और इधर खुदा ग्रुप की तरफ से भी अपनी दावे हैं, तो उस वजह से फैसला नहीं हो पा रहा।
अब आज भी इलेक्शन कमेटी की बैठक होनी थी, लेकिन बताया जा रहा है कि खड़गे जी अस्वस्थ हो गए, इसलिए इलेक्शन कमेटी की बैठक हो नहीं पाई, फिर चल गया मामला। वो लगातार कहते जा रहे हैं, जैसे संगठन की लिस्ट चलती रही वैसे ही कैंडिडेट की लिस्ट चलती जा रही है। अब ये समझ से बाहर है कि वो कब जो है उनको उम्मीदवारों की घोषणा कर पाएंगे और फिर चुनाव प्रचार के लिए उनको कितना समय मिलेगा। अब या तो उनको ये लगता है कि, मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट घोषित किए हैं उनकी क्या स्थिति है, मुझे लगता है कि सारी पार्टियां उनके सर्वे में जुटी हुई और इसी वजह से जो है सभी की तरफ से कि अभी हम मंथन कर रहे हैं, अभी हम विचार कर रहे हैं, अभी हमारी बैठक होने वाली है, इतना समय सभी को ही लग रहा है। एक भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के ज्यादातर जेजेपी ने आज जरूर 5 कैंडिडेट अपने घोषित कर दी, तो लग रहा है कि वो काफी गंभीरता के साथ मैदान में आने की तैयारी में है। नतीजा कुछ भी हो लेकिन उनकी तैयारी है और वो चुनाव मैदान में आ रहे हैं। तो अब वो देखते हैं कि एक तो हिसार पर उन्होंने नैना चौटाला को भिड़ा दिया, तो वहां पर मुझे लगता है कि परिवार के मेंबर्स के बीच में ही भिड़ंत होने वाली है। हाँ। तो नैना चौटाला का भी नाम चल रहा है, अगर वो आ जाती है तो फिर तो 3 मेंबर एक ही परिवार के हो गए। तो ये सब मुझे लगता है कि ये प्रचार में बने रहना चाहते हैं, कैंडिडेट अपना लाना नहीं चाहते मैदान में, एक माहौल बना के दिखाना चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। मुझे लगता है कि अगर चुनाव लड़ने की ताकत है तो अब तक चुनाव मैदान में सभी को आ जाना चाहिए। अब तो समय हो चुका है। जी बेनीवाल जी, अब सत्ता में आप लोगों की सहयोगी रही जेजेपी, 5 उम्मीदवार आज उतार चुकी है, तो कैसे देख रहे हैं जेजेपी के उम्मीदवारों को, क्योंकि जीत का दावा ये लोग भी कर रहे हैं। आते रहे, खिलाड़ियों का तो आना स्वाभाविक है। मैदान में जितने ज्यादा उम्मीदवार होंगे उतना अच्छा है। जनता के सामने है, ये उत्सव है, जनता को पहचानने का मौका मिलता है कि ये हमारे साथ अलायंस में थे तो इन्होंने कितना काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने कितना काम किया। सभी की आंखों के सामने है कि इन्होंने कैसे चुनाव 2019 में लड़ा था, कैसे इन्होंने पार्टी बनाई थी, कैसे अपने परिवार का ही विघटन कर दिया था, परिवार से ही अलग होकर के ये लोग बाहर आए थे। वो भी जनता को सारा पता है कि कैसे परिवार को ही बिखर करके ये लोग अलग अलग हो करके सामने आए थे। तो हरियाणा की जनता का कैसे भला कर सकते हैं, इसलिए 10 सीटों पे ही सिमट गए थे। वो शायद सिंपैथी की कुछ वोटें लोगों को मिल गई थी। और ये अभी कुर्डाराम जी की बात कर रहे थे, नहीं फिर कैसे आप ये भी जोड़ दीजिए ना, फिर कैसे बीजेपी के खिलाफ लड़कर बीजेपी के साथ आए थे, जब आप इतनी बातें कर रहे हैं जेजेपी के लिए। नहीं, उस सबके सामने है ना, इन्होंने अपना चुनाव लड़ा, हमने अपना चुनाव लड़ा, हमारे कैंडिडेट अपने थे, इनके कैंडिडेट अपने थे, हमने इनके खिलाफ चुनाव लड़ा, इन्होंने हमारे खिलाफ चुनाव लड़ा। हमने हरियाणा की जनता को एक स्थायी सरकार देने के लिए इनकी पार्टी का पोस्टपोल अलायंस किया और हमने 4.5 साल तक इनका साथ लेकर के हरियाणा को एक स्थायी सरकार दी है। इसमें तो कोई गुरेज है ही नहीं, हम अपनी बात से पीछे हट ही नहीं रहे और ना ही जेजेपी अपनी बात से पीछे। अच्छा, अब तो फ्रेंडली मैच नहीं है ना आप लोगों का? नहीं, कोई फ्रेंडली मैच नहीं है, वो पोस्ट पोल अलायंस था। आज भी भारतीय जनता पार्टी को 10 की 10 सीटें अब भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जीतेगी और जेजेपी के ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस की आप लोगों ने वोट काटने के लिए अब गठबंधन तोड़ लिया हो, क्योंकि जब ये गठबंधन टूटा तब दीपेंद्र हुड्डा का बयान भी आया था, भूपेंद्र हुड्डा का, कि वोट काटने के लिए मैदान में आ गए हैं। अजी वो खुद तो मैदान में आ जाए पहले। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, सुरजेवाला, शैलजा, किरण चौधरी, ये सारे खुद तो मैदान में आ जाए पहले। इनका मैदान में आना तो फिक्स है नहीं, दूसरों पर उंगलियां उठानी है। अरे अपने मैदान में उम्मीदवार लेकर के आओ, अपने उम्मीदवारों पर बात करो। पिछले 5 मिनट इन्होंने बजरंग दास गर्ग जी ने बातें रखी, एक बार भी कांग्रेस के लिए बात नहीं रखी इन्होंने कि कांग्रेस ये करेगी अगले आने वाले 5 साल में, हमारा न्याय पत्र ये है, हमारे कैंडिडेट ऐसे होंगे, हम जनता के बीच ऐसे जाएंगे। इनका एक ही उद्देश्य रहा, भारतीय जनता पार्टी ने ये किया, भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं किया। अरे जनता देखेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया क्या नहीं किया, मोदी जी के नेतृत्व में देश कैसे आगे बढ़ा, ये जनता देख रही है। बजरंग दास गर्ग जी, आपसे उम्मीदें नहीं है कि आप कुछ अच्छा बोले जब हम सुनना चाहें। आप अपनी पार्टी के बारे में बोल लीजिएगा, आप अपने नेताओं के बारे में बोल लीजिएगा, आपके नेता चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। अभी कुछ दिन पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले कि भाई मैं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा, एक परिवार से 2 नहीं लड़ेंगे। अरे 2019 में क्यों लड़ लिया था, जब नहीं दिख रहा था कि एक ही परिवार से 2 कैंडिडेट है तुम्हारे 1 सोनीपत से तक से हारने के बाद आपको समझ में आ गया कि एक परिवार से 2 कैंडिडेट नहीं होने चाहिए। और यह भी कहा कि हम तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम की अभी चर्चा चल रही है, उन्होंने ये कह दिया कि कुमारी शैलजा चुनाव लड़े, सुरजेवाला चुनाव लड़े। अरे अपने बेटे को चुनाव लड़ाओ, अपने बेटे को बड़ा नेता बनाने के चक्कर में लगे हुए हो। ये सारे के सारे पहले तो कांग्रेस वाले आपस में ही गठबंधन कर ले, पहले दूसरी पार्टियों से गठबंधन या जनता से मिलना जुलना बाद में होगा इनका।
पहले ही अपनी ही पार्टी के जो 5-6 गुट हैं उनका गठबंधन करें, उसके बाद जाकर के जनता के बीच में जाने लायक होंगे, क्योंकि जनता इनको नकार चुकी है। 2014 में नकारा, 2019 में नकारा और 2024 में बहुत बुरी तरीके से नकार चुकी है। ना तो इनके पास, मैं फिर से वही बात कहूंगा कि ना तो इनके पास कैप्टन है ना ही खिलाड़ी हैं। जब खिलाड़ी ना हो, कैप्टन ना हो, तो टीम का हश्र क्या होगा वो ज्योति जी आप अच्छे से जानती हैं, और भारत की, देश की जनता भी इस चीज को अच्छे से समझ पा रही है। अभी इनेलो के ना, इसके जेजेपी के मेरे भाई ने कूड़ाराम जी के बारे में बात कही। 11:25 पे कांग्रेस ने जब जेपी को कैंडिडेट बना दिया, जब जाकर इन्होंने कूड़ाराम जी को 11:55 पर टिकट दी है, 12:30 बजे कांग्रेस में ही थे उस वक्त। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, उस टाइम पे भी वो 11:55 पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस अभय चौटाला ने की, तो इन्होंने अपना कैंडिडेट बना दिया। उसके बावजूद फिर ये बात करते हैं कि उसके बाद भरोसा नहीं हुआ कूड़ाराम को कि मेरे को टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। 12:30 बजे टिकट फाइनल होने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है। ये तो इनकी पार्टी का सिस्टम है। ये बात करेंगे कि हम बहुत बहुत बड़े नेता हैं या हमारा संगठन बहुत बड़ा है, कुछ भी नहीं है जी। आज भारतीय जनता पार्टी ही, जो बजरंग दास गर्ग जी ने कहा, मैं बिल्कुल इनकी बात से सहमत हूं। आज देश के अंदर अगर भारत को आगे ले जाने के लिए कोई पार्टी है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। इसीलिए हर जनता मैंडेट बार बार में दे रही है। कब कहा कि केवल बीजेपी देश को आगे अभी इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अकेली देश में पार्टी है, तो उसका मीनिंग भी यही है कि एक ही पार्टी है जो देश को आगे लेकर के जा रही है। हम तो बस पीछे हैं जी, ऐसे घूम रहे हैं, चुनाव है, उम्मीदवार अपने खड़े करने हैं। इस वजह से आज बजरंग दास गर्ग जी के चेहरे पे हंसी भी कुछ आई है, क्योंकि बहुत असमंजस की स्थिति में थे, क्योंकि कैंडिडेट इनके पास है नहीं, कैप्टन इनके पास है नहीं। एक बजरंग दास गर्ग जी ये बता दीजिए कि आपका प्रधानमंत्री का कैंडिडेट इंडिया अलायंस का, इंडिया अलायंस, गमंडिया अलायंस, लालची अलायंस, भ्रष्टाचारियों का अलायंस का आपका प्रधान कौन है? आपका प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन है? आप 9 कैंडिडेट दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे वो तो एक अलग बात है। आप लोगों के पास 9 कैंडिडेट है कि नहीं है, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। किसको उतारेंगे नहीं उतारेंगे आपको भी मालूम नहीं है, लेकिन आपको यह जरूर पता होगा कि किसके नेतृत्व में आप लोग देश में सरकार चलाना चाहेंगे। क्या आपके पास ये एक जवाब है इस चीज का कि हमारे पास कौन हमारा कैंडिडेट है जो प्रधानमंत्री की रेस में होगा? यही हमारा प्रधानमंत्री होगा, इसी के नेतृत्व में हम देश को आगे चलाएंगे, विकसित करेंगे। जो भी आपकी बातें हैं, एक और बात ज्योति जी, आम आदमी पार्टी का अलग मैनिफेस्टो, इनका अलग न्याय पत्र, तृणमूल कांग्रेस का अलग न्याय पत्र, लालू प्रसाद यादव का अलग न्याय पत्र, एक चीज है, एक अलायंस है, लेकिन सबके अपने मैनिफेस्टो अलग अलग है। तो देश की जनता कैसे भरोसा करेगी? क्योंकि इनका तो आपस में ही सामंजस्य नहीं है। एनडीए में जितने दल हैं, जानकारी के लिए बता दीजिए, क्या सभी का एक ही घोषणा पत्र? लगभग हमारा एक ही मैनिफेस्टो है, और सबकी सोच एक ही है ज्योति जी की, विकसित भारत होना चाहिए। नहीं, आप हमारी सोच अलग नहीं है। जितनी भी पार्टियां हैं, ये जो घोषणा पत्र आया है, क्या ये एनडीए का घोषणा पत्र या फिर बीजेपी का घोषणा पत्र? ये भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र, ये भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र। ये कांग्रेस के हमारा दलों के मिलकर चुनाव ही तो लड़ रहे हैं, मर्जर थोड़ी हो गया है, पार्टी को विलय थोड़ी हो गया है। विलय की बात नहीं है, इन्होंने एक अलायंस बनाया है जिसमें इन्होंने कहा है कि इंडिया अलायंस, यूपीए अलग है और इंडिया अलायंस अलग है। यूपीए में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर इंडिया अलायंस इन्होंने बनाया, इन्होंने बात कही कि लोकतंत्र को बचाएंगे। अगर लोकतंत्र को बचाने की बात थी तो क्यों नहीं ये लोग एक अपना न्याय पत्र लेकर के आए, क्यों नहीं घोषणा पत्र लेकर के आए? ऐसी कोई बात नहीं है ज्योति जी। नहीं, ये आप थोड़ी ना इनको बताएंगे। रुकिए, आप रुकिए। यूपीए नहीं, अब इंडिया अलायंस है, इनका इंडिया अलायंस है। एनडीए ने तो एक घोषणा पत्र जारी नहीं किया ना। मैंने कहा यूपीए अलग है और इंडिया अलायंस अलग है। इन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने अलग अलग जगह सीटों का बंटवारा तक किया है। ये आम आदमी पार्टी को कहते थे एक सीट के लायक नहीं है, तो आप लोगों ने भी की है। एक सीट क्यों दे दी? आपके जो घटक दल हैं, बीजेपी भी तो दे रही है ना उनको सीटें, या पोस्टपोल अलायंस थोड़ी आप लोग एनडीए के साथ मिलकर आप लोग दलों को साथ लेकर चल रहे हैं। 370 प्लस की पीएम बात करते हैं, बीजेपी 400 पार की है एनडीए के साथ। बिल्कुल यही बात हम भी कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके फॉर्मूले को थोड़ी ना फॉलो करेंगे। अभी रुकिए, एक बात आपने ठीक कही कि कांग्रेस के नेताओं में ही गठबंधन होने की जरूरत है। कल हम पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी बात कर रहे थे, बजरंग जी, मैंने उनसे सवाल पूछा कि न्याय पत्र लेकर आई है कांग्रेस, तो मनोहर लाल ये कहते हैं अपने नेताओं के साथ तो कम से कम न्याय कर लें, जिनको टिकट देनी है, जिसको मैदान में उतारना है, वो तो स्थिति स्पष्ट कर लें। वो तो कर नहीं पा रही, जनता के साथ क्या न्याय करेंगे?
ज्योति जी, हमें जुमलेबाजी नहीं आती, हमने जनता को ठगना लूटना नहीं आता। हम जनता के लिए काम करने वाले व्यक्ति हैं, पहले भी काम किया है, अब भी काम में लगे हुए हैं, आगे भी। मैंने जनता के सुनिए, हित के मैं अंदर जनता काम की करें। बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी कांग्रेस वो पार्टी की बात है। कर रही हूँ। आपने सवाल नहीं सुना क्या? मैं मनोहर लाल जी की बात, मैं मनोहर लाल जी की बात का जवाब दे रहा हूँ जो आपने सवाल किया। मैं बताना चाहता हूँ, कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हमेशा हर वर्ग का साथ, ये किसान है, कर्मचारी है, मजदूर है, दलित है, पिछड़ा वर्ग है, व्यापारी है, आम जनता के हित के अंदर काम किया है। मैं इनकी बात कर रही हूँ। भूपेंद्र हुड्डा है, दीपेंद्र हुड्डा है, कुमारी सैलजा है, किरण है, सुरजेवाला है, अजय यादव है, मैं इनकी बात कर रही हूँ। अब तो वीरेंद्र सिंह भी आ गए। तो आप पार्टी के गठबंधन और पार्टी के भीतर न्याय, टिकट बंटवारे को लेकर क्यों नहीं बात कर लेते हैं गर्ग साहब? कोई दिक्कत नहीं, सब सीनियर नेता है, अपने अपने स्तर पर सब अपने एरिया के अंदर काम कर रहे हैं, ड्यूटियां लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, मेरे साथी ने कहा कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, गर्ग साहब ने नहीं बताया। मैं मेरे साथी को बता देता हूं, 2005 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी। हमने जो वायदे किए, घोषणा पत्र उठा के देख लो, एक काम भी छोड़ा, उससे कई गुना ज्यादा हमने जनता के इसके अंदर काम किया। हमने गरीबों के लिए 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल देने का काम किया, 20 रुपए किलो दाल देने का काम किया, 10 लाख से ज्यादा परिवारों के घरों में पाइप की लाइन फ्री बिछाई, टुट्टी लगाई, पानी की टंकी लगाई, यहाँ तक कि हमने किसानों के 1600 करोड़ रुपए के बिजली के बिल पहली कलम से 2005 के अंदर ही माफ किए। उसके बाद 2200 करोड़ रुपए के जो बिजली के बिल, बिजली अपने कर्जा था किसानों पर, वो माफ किया। केंद्र सरकार से 72,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्जा माफ करवाने का काम किया। 3,82,000 ये आपकी उपलब्धियां हैं, ये आपकी उपलब्धियां हैं, ये आपकी उपलब्धियां जो आप बता रहे हैं। ठीक है, आपको ये लग रहा है, ठीक है, आपने कुछ काम गिनवाए हैं, ठीक है, तो इन्होंने कहा वो तो ठीक है, मैंने भी तो कुछ कहा है ना। ये उम्मीदवारों को लेकर चूंकि खबरें ये भी आ रही कि कुछ सीटों पर सहमति नहीं बन पाई है। ये हो सकता है कि बड़े नेता, जो बार बार हम कहते हैं कोटा सिस्टम, बड़े नेता अपने अपने जो करीबी हैं या अपने चाहने वाले हैं, टिकट जिनको दिलवाना चाहते हैं, क्या ये एक वजह है? जादौन साहब भी कह रहे थे कि गुटबाजी की वजह से हरियाणा कांग्रेस की लिस्ट अभी तक नहीं आ पाई है। क्यों नहीं मानते बजरंग जी आप? ज्योति जी, मैं आपके चैनल के ऊपर बैठ कर मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, मेरी दीपक बाबरिया जो हमारे प्रभारी है उससे भी और हमारे उदय वाहन जी से भी, मैं दोनों से बात हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया है, 9 के 9 आदमियों का जो हमारे प्रत्याशी सिंगल पैनल हमने बनाकर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को दे दिया है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा करनी है, चाहे वो खुद घोषणा कर दे या हमें बुलाकर हमसे बातचीत करके घोषणा करे, उनके अधिकार क्षेत्र का मामला है, उन्होंने घोषणा करनी है, वो जल्दी हमारी घोषणा हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता, मैं कहना चाहता हूं, फील्ड के अंदर जुटा हुआ है। हमारे लिए तो 24 घंटे चुनाव है, आज थोड़ी है। हमने ये भ्रष्ट सरकार से लड़ाई भी लड़नी है। ये जो कहते थे हम तो काला धन लेके आएंगे, काला धन तो नहीं लाए, काला धन वालों से पैसे ऐंठने का काम इन्होंने जो किया है। ये कहते थे गऊ हमारी माता है, गऊ मांस बेचने वाले व्यापारियों को भी। ठीक है बजरंग जी, आपकी बात पूरी हो चुकी है, आपकी बात पूरी हो चुकी है। अब आप इधर उधर जा रहे हैं, अलग अलग मुद्दे पे जा रहे हैं। विवेक जी, आप रुकिए, गर्ग साहब, आपसे मैं कई बैक टू बैक कई सवाल पूछ चुकी हूँ, आप उत्तर दे चुके हैं। अभी आप सिर्फ 10 सेकंड मुद्दे पर बात कीजिएगा। 10 सेकंड दूंगा, सिर्फ 10 सेकंड। मैं बताना चाहता हूँ आज हालात क्या है, लाइन और स्थिति क्या है। 2 कत्ल आज महम के अंदर हो गए, बिहानी के अंदर आज कत्ल हो गया। आज लाइन ऑर्डर की स्थिति क्या हालात है, खुलेआम अपराधी दुकानों के ऊपर फायरिंग करके दुकानदारों से फिरौती ले रहे हैं, मंत्री मांग रहे हैं। कहाँ है सरकार? देखिए, कानून व्यवस्था तो एक बड़ा मुद्दा है और सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से अब देखिए साफ तौर पर ये कहा गया है कि या तो क्राइम छोड़ दो या फिर हरियाणा छोड़ दो। ये पिछले दिनों उनकी ओर से चेतावनी दी गई साफ शब्दों में। और कानून व्यवस्था, इसमें कोई दो राय नहीं, एक बड़ा मुद्दा है, एक बड़ा मुद्दा है। मैं विवेक जी,
देखिए इनेलो तो बार-बार इनेलो ने तो क्या नहीं कहा, रुक जाइए अभी बजरंग जी, इनेलो ने क्या नहीं कहा कि कभी गद्दार कहा, कभी कहा कि परिवार तोड़ दिया, कभी बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन जिन लोगों के साथ आप सरकार में रहे, जिनकी आप खुलकर अब भी आलोचना नहीं कर पाते हैं, आज वही कह रहे हैं कि आप लोगों ने तो परिवार तोड़ दिया, परिवार का विघटन करके आए, वो भी लोगों ने देखा, किसके खिलाफ आप लोगों ने चुनाव लड़ा वो भी लोगों ने देखा। ज्योति, मैं उसी टाइम मैंने जवाब दिया था कि जो बात ये बीजेपी के प्रवक्ता, नाम नहीं मेरे को पता कौन है, इन्होंने जो बात कही कि परिवार तोड़ दिया, ये कर दिया, वो जो बेंगाल की है, इन्होंने बात कही परिवार तोड़ दिया, ये कर दिया, ये बातें शायद इनके लेवल से बहुत ऊंची बात है जो बात ये यहाँ कर रहे हैं। कैसे? आदरणीय, मैं तो ये कहूंगा अमित शाह जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ये बातें इनको बतानी चाहिए, अगर इनके पास उनका नंबर हो या इनकी उन तक पहुंच हो तो उनको बतानी चाहिए थी ना ये बातें कि परिवार तोड़ दिया या क्या कर दिया। आज यहाँ बैठ के तो बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, इनसे ये तो पूछो 4.5 साल में आपकी अगर वहां तक पहुंचनी है तो मनोहर लाल खट्टर जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन तक तो पहुंच होगी, उनको बता देते। आते तो अलग कर दिया आप लोगों को विवेक जी, चुनाव आते तो अलग रास्ता दिखा दिया आपको। 4.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जो कि मैं मेरी बात चुनाव हमारे साथ लड़ा था क्या? विवेक चौधरी मैंने आपने जो भी बोला था क्या? आपके नाम क्या जो भी बोला मैंने सुना ना, बोलो, आपने जो भी बोला मैंने सुना, अपनी जानकारी अच्छे से लेकर के आओ, मुझे ज्ञान का पाठ ना पढ़ाएं, आप अपनी जानकारी कराएंगे क्या कि आप लोगों का चुनाव लड़ा कैसे था, आप चुनाव लेकर के आए थे, वो आपने चुनाव में 10 सीटें आई। जी विवेक जी से आपने नहीं, आप आपके टाइम में कौन बोला था? आप लोगों ने कुछ नहीं किया, परिवार में क्या हुआ वो आप लोग अच्छे से जानते हैं। अब ऐसी चौटाला ने आपने क्या आरोप लगाया या आपने अपने क्या आरोप लगाया सिंह चौटाला पर, वो सारे हरियाणा की जनता जानती है। और पिछले बीते दिनों में ये सब कुछ हुआ है, बीते दिनों में ये सब कुछ हुआ है। आप उनकी बात पूरी होने दीजिए। आज पहली बार डिबेट में बैठा ही है आदमी, इसको डिबेट ही नहीं करनी आपकी। नहीं ऐसे नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं। मैं बिल्कुल मेरे को डिबेट कैसे करनी है, आपने सिखाया कि डिबेट करना, आप अपनी जानकारी यूज करके आओ। अब ऐसी चौटाला गुलशन चौटाला आपस में क्या क्या बातें करते हैं, अरे सार्वजनिक पटल पर बातें करते हैं, आपके परिवार की बातें सारी सार्वजनिक पटल पर मीडिया के ऊपर और फिर आप बात करते हैं। इसी तरह डिबेट आप लोगों को अपनी जानकारी यूज करनी पड़ेगी कि आप लोगों ने कैसे काम किए। अरे आज अगर चौटाला ने कैसे कह दिया कि हमारे अगर चौटाला जी कहेंगे तो हम विलय कर लेंगे पार्टी का। अब ये बातें कहां से आ गई, ये बातें कहां से आ गई कि अब अगर चौटाला इनेलो में बदतर हो जाएंगे अपनी पार्टी का। पंकज जी को अपनी बात कहने दीजिए, आप लगातार ऐसे नहीं बोलेंगे साथ में। आपने कुछ कहा है, कोई आरोप लगाया तो उत्तर तो ले लीजिए ना इनसे। जो तकलीफ बनती है, लेकिन जो नहीं ये क्या, आप क्यों साथ साथ बोल रहे हैं, क्यों साथ साथ बोल रहे हैं? अगर बीच में कुछ भी पूछना होगा मैं पूछूंगी इनसे, कुछ भी पूछना होगा मैं रोककर पूछूंगी। बोलिए आप विवेक। आज ज्योति, इन्होंने बारी बारी कहा, बहुत बातें करी। 10 साल की मैं शुरुआत में भी आपने मेरे से ही सवाल पूछे बीजेपी के बारे में, बोल नहीं पाया, बीच में ऑडियो की प्रॉब्लम हो रही थी। इन्होंने बहुत कहा सबके साथ लेके चल रहे हैं, सबकी भागीदारी है। अभी डिबेट पे बैठने से पहले मैंने देखा अनिल विज जी के भाई ने पोस्ट कर दिया सोशल मीडिया पे कि मेरा किसी से कोई लेन देन नहीं है, किसी पार्टी से कोई लेन देन नहीं है। आप तक शायद वो खबर नहीं पहुंची होगी आपके चैनल पे। आज तमाम बीजेपी के नेता, जितने भी नेता हैं, चाहे अभी ये कैप्टन बहुत कर रहे थे, कैप्टन अभिमन्यु का तो पता कर लो कहाँ है। आज बीजेपी के नेता ही बीजेपी की खिलाफत करा रहे हैं, किसी और की जरूरत नहीं है। आप बीजेपी चुनाव लड़ा, किन नारों के साथ चुनाव लड़ा था? अभी यूं भी कह रहे हैं कि अब क्यों याद आ रहा है चौटाला को कि अगर बड़े चौटाला साहब कहते हैं तो पहल करते हैं तो हम एक साथ आने को तैयार हैं। इस पर भी बीजेपी का सवाल है। पत्रकार ने सवाल पूछा, किसी पत्रकार साथी ने सवाल पूछा, उसका जवाब अजय जी ने दिया, और जब पूछा तब एक ही सवाल का जवाब दिया। सवाल तो किसी और से भी पूछा था पत्रकारों ने, उन्होंने क्या जवाब दिया? एक अगर समझदार व्यक्ति होगा, समाज में रहने वाला व्यक्ति होगा, समाज में उठने बैठने वाला व्यक्ति होगा, वो ऐसा ही जवाब देगा। और जैसा जवाब दूसरों ने दिया वो सबके सामने था। जो प्लीज डील न करे, रिक्वेस्ट है,
जो बात मैं कर रहा मैं डिटेल थोड़ी ना कर रही हूं, डिटेल करने के लिए नहीं बैठी हूँ। आप कर भी रहा तो आपने मैं तो रोक सवाल रही कर हूँ दिया। विवेक जी। अब मैं जो बात कर रहा था उसी बात पे रहने दे। बीजेपी का जिक्र चल रहा था, बीजेपी पे ही रहने दे। आज के दिन ये बात तो कर रहे हैं, हम सबको साथ लेके चलेंगे, सबके साथ चलेंगे। आप ये तो बता दीजिए, 10 साल का आपने कार्यकाल गिनाया, गारंटी बताई, वादे बताए, घोषणा पत्र बताया, सारा कुछ बताया। आप ये बता दीजिए 10 साल में आपके 10 सांसद रहे, कोई एक उपलब्धि आपके एक सांसद की हरियाणा के लिए हो, हरियाणा की कोई आवाज उठाने का काम आपके एक सांसद ने किया हो? अरे आवाज उठाना तो दूर की बात, जो फंड एलोकेट हुआ वो आपके सांसद नहीं लगा पाए। हरियाणा देख चुका है, भली बात जान चुका है राष्ट्रीय पार्टियां किस तरह सिर्फ और सिर्फ वहां जाके बैठने ठीक है विवेक जी, मैं इनेलो से सवाल करूं उससे पहले आप ये बताइए, इतनी बुराइयां थी बीजेपी में तो आप लोग क्यों टिकट के लिए प्रयास कर रहे थे कि गठबंधन के तहत हमें कोई सीट मिले और हम लड़े? इतनी बुराइयां थी कि सत्ता में रहते रहते 4 साढ़े 4 साल में नहीं देखा, लेकिन चुनाव आते आते आप लोग प्रयास तो कर रहे थे ना, या तो हिसार मिल जाए, भिवानी महेंद्रगढ़ मिल जाए। दुष्यंत तो ये भी कह रहे हैं कि रोहतक ऑफर की गई थी। तो इतनी बुराइयां हैं, इतनी खामियां हैं, तो क्यों आप साथ मिलकर लड़ना चाह रहे थे? दुष्यंत जी ने ये सुन लिया ज्योति आपने कि रोहतक ऑफर की गई थी, ये नहीं सुना कि रोहतक भी हमने मना कर दिया, 5100 पेंशन दे दो, उसी पे हमने कह दिया। आपको भी वो सुना जो मतलब का था। आज के दिन हम तो एक चीज जानते हैं, हम तो कह रहे थे गठबंधन, हमने अपना गठबंधन धर्म निभाया और मजबूती से निभाया, चाहे 3 बाई इलेक्शन हुआ, चाहे म्यूनिसिपल इलेक्शन हुआ, चाहे पंचायत इलेक्शन हुआ, सभी में हमने गठबंधन धर्म निभाने का काम किया, सिर्फ और सिर्फ अपने किए वादों को पूरा करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेबल सरकार देने के लिए। आज ये देखिए ना, जो लोग यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो यही बातें अपने नेताओं से क्यों नहीं कहलवा सके? ये यहाँ बैठ के तो कह रहे हैं ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। इनसे मैं पूछ रहा हूँ, कोई एक उपलब्धि गिरा दें, इनके पास कोई उपलब्धि नहीं है। हर डिबेट में पूछता हूँ, मैंने कांग्रेस वालों से भी पूछा, मैंने बीजेपी वालों से भी पूछा, इनके सांसद सिर्फ और सिर्फ वहां बैठने के लिए जाते। हमें एक चीज चलिए, मैं अभी समय कम है, आपने मुझे एक बात कहा, आपने एक बात की कि आप अपने मतलब की बात सुन लेते। मेरा मतलब तो किसी भी बात से नहीं है, मैं केवल मुद्दा लेकर जो बातें आप जब ये कह रहे हैं, नहीं विवेक जी, जब आप ये खामियां बता रहे हैं तो मैं ये कह रही हूँ, ठीक है, आप लोग कहते हैं कि हमने एक सरकार बनाने के लिए हमने पोस्टपोल अलायंस किया, ठीक है, एक पार्टी के साथ किया। आपने कहा कि हम मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे उनको पूरा करने के लिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत पूरा करने के लिए हमने पोस्टपोल अलायंस किया। तो इतनी खामियां बीजेपी में थी तो अब मिलकर क्यों लड़ना चाह रही थी? मेरा सवाल ये था। नहीं, आप अपने हिसाब से उत्तर दे चुके हैं। मैं एक चीज और कह रहा हूं, मैंने उसी सवाल का जवाब दिया। हमने गठबंधन धर्म निभाया, हम आखिरी दम तक निभाते रहे, हमने आखिरी दम तक निभाया जब तक गठबंधन नहीं टूटा। इन्होंने जो किया वो ये बताएंगे, ये सवाल उनसे पूछिए कि पहले क्यों नहीं खामियां दिखी और क्यों खामियां दिखने लगी। आज के दिन यहाँ बैठ के ये तो बात कर रही है, ये नहीं बता पाए कि 4.5 साल में विधानसभा के अंदर जितने सवाल पूछे गए उनका जवाब किस तरह, जहां मनोहर लाल जी भी जवाब नहीं दे पाते थे, वहां भी दुष्यंत जी ने जवाब देने का काम किया। नहीं, ऐसा तो नहीं था कि हरियाणा के जो विजन था उस विजन को ले जाने का काम किया। अमनदीप केसरी जी, जब ये देखिए प्रतिक्रिया इस बात को लेकर जब दुष्यंत से ली गई कि अभय ये कह रहे हैं कि हमारे दरवाजे बंद गए बीजेपी के लिए या गद्दार हैं, जो भी कहा गया, उस पर दुष्यंत बार बार ये कहते रहे नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। मीडिया से भी वो बार बार ये कहते हैं कि आप क्यों सीरियस ले रहे हैं उन्हें। अभी एक बार फिर से उनकी ओर से कहा गया। ज्योति जी, आपकी डिबेट का समय बहुत कम रह गया और मैं फिर से वो बातें दोहराना नहीं चाहता। जनता के सामने है, आपके सामने है, जनता ने देख लिया कि कौन नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है और कौन सीरियस बिजनेसमैन है। उन बातों पर बार बार हम नहीं जाना चाहते और ना ही आपके कीमती समय खराब करना चाहते हैं, ना हरियाणा प्रदेश की जनता का कीमती समय। अभी जो आपने देखा, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या बातें कर रहे थे, खासकर से मैं उनका जवाब देना चाहूंगा। और मेरे भाई आप ये कह रहे थे कि वो कुरडा राम जी तब आए, हमने तो स्वीकार किया कि कुरडा राम जी को तो एक पंचायती उम्मीदवार होने के नाते इंडियन नेशनल लोकदल ने टिकट दिया। हमने तो कहा ही नहीं कि भाई हम पहले से इनको टिकट दे दिया था। ये है कि वो 2 घंटे पहले, 4 घंटे पहले। हाँ, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी, और एक और बात ये कह रहे थे कि जो कह रहे हैं कि इतनी बड़ी पार्टी, हम नहीं कह रहे। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अंदर क्या हुआ कि जो 2 प्रत्याशी इन्होंने बनाए, वैसे तो हरियाणा में 10 में से 5 प्रत्याशी बाहर गए, 2 जो बनाए हिसार और सिरसा से,
हिसार से रंजीत चौटाला जी को टिकट पहले अनाउंस किया गया, फिर वहां से फोन आता है कि भैया आप मेंबरशिप तो लीजिए, और मेंबरशिप किससे दिलवाई कि जो 2 दिन पहले खुद आए थे अशोक तंवर जी। हालात तो देखिए कि जो जिस आदमी को टिकट दे दिया गया विश्व की सबसे बड़ी पार्टी द्वारा और उसको ज्वाइन करा रहा है वही आदमी जो 2 दिन पहले खुद उस पार्टी में आया। और यही हाल मेरे साथी प्रवक्ता पंकज बेनीवाल जी का है। ये जो पिछली डिबेट में तो ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता थे, और जैसे ही हमने अगली डिबेट देखी तो ये भाजपा के प्रवक्ता बन गए। तो भाई साहब, आप हमारे पे इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकिए। जो हालात इस समय भारतीय जनता पार्टी के और खासतौर से हरियाणा प्रदेश के अंदर बने हुए हैं, ये बात बिल्कुल सच है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ही खुद बहुत ज्यादा रोष है। इसीलिए ज्योति जी आप देखेंगे कि निचले स्तर से लेकर ऊपर तक भारतीय जनता पार्टी दूसरे पार्टी के उम्मीदवारों को, कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारियां सौंप रही है। उनके खुद का कार्यकर्ता बहुत हताश और निराश है। और हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने 10 में से 6 बाहरी टिकट दिए हुए हैं, और मैं आपको देश का डाटा बता देता हूँ कि 116 जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ता को परेशान नहीं करेंगे ना, इनेलो वालों को टिकट देंगे, दूसरी पार्टियों से आए हुए को टिकट नहीं देंगे ना? नहीं, हमारा कार्यकर्ता तो और जोश के साथ हमेशा से तैयार है। आपको तो मुझे रोकना पड़ रहा है, इतना जोश है। मैं आपको बता दूं, जो डाटा मैं देने जा रहा था बहुत महत्वपूर्ण है हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए। ये केवल हरियाणा के अंदर इन्होंने ऐसा नहीं किया कि अपने 50% बाहरी टिकट दिए। पूरे देश के अंदर अभी तक जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने ऐलानी है, 116 सीटों पर इन्होंने बाहरी प्रत्याशियों को टिकट दिए, और 37 तो कांग्रेसियों को दिए जिनको दिन रात पानी पीकर कोसते हैं। और खाली टिकट की बात नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि जैसे प्रवक्ता जैसी अहम जिम्मेवारी वो भी ये बाहरी पार्टी के नेताओं को फटाफट दे रहे हैं, और उसका जीता जागता उदाहरण हमारे सामने पंकज बेनीवाल जी बैठे हुए हैं। तो ये हालात उस पार्टी की है जो कह रही है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, जो कह रही है जो 10 साल सत्ता में रही, ना केवल देश में प्रदेश में। ये हालात हैं, इस हालात से आप अंदाजा लगा सकते हो ये तो सारे ये जो पैनल पे जितने भी प्रवक्ता है ना, इन पर आप नजर दौड़ा कर देख लीजिए। मैं सालों से डिबेट कर रही हूँ, कभी किसी दल से कभी किसी दल से। ऐसा कोई नियम नहीं कि आप लोग नहीं बदलेंगे, कल का भी किसी का भरोसा नहीं है। और आपकी पार्टी के तो प्रदेश अध्यक्ष भी आप जानते हैं, सेम पीसी में ज्वाइन करवाते हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं। प्रवक्ता तो फिर भी ठीक है, कई प्रवक्ता होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष तो एक ही आपके। उसी पीसी में रामपाल माजरा को लेकर आए, उनको बना दिया। तो राजनीति में ऐसा नहीं कि ऐसा हो नहीं सकता है, अरे तो सभी दलों में हो रहा है। मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ कि नहीं हो रहा है, किसी में ज्यादा हो रहा है, किसी में भगत सचिव, किसी में कम हो रहा है। कोई भी साफ हो सकता है, रामपाल वॉशिंग मशीन में कोई भी साफ हो सकता है, मान सकते हैं। मैं जादून जी से आखिरी कमेंट ले रही हूँ चर्चा तो का। आप ये नहीं कह सकते, वो चौधरी देवीलाल जी के विचारधारा वाले बड़े नेता हैं, वो तो हमेशा से ही पार्टी के जो है पक्षधर रहे हैं। जादून साहब, अंतिम कमेंट आप। वो आपने वो जब बीजेपी से इस्तीफा उन्होंने दिया तो तब भी उन्होंने कहा था कि मैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी चल रहा है ना, ये आपकी पार्टी से कहीं गए, कहीं से आपकी पार्टी में आ गए, बहुत सारे नेता ऐसा कर रहे हैं। अब तो चुनाव देखिए बहुत हो गई। जादून साहब बोले। हाँ, देखिए ऐसा है कि चुनाव की दौर में पार्टियों की नेताओं ने अभी दल बदल तो खूब किया है, और मैं समझता हूँ ये फिर भी ठीक है, क्योंकि चुने जाने के बाद जब दल बदल होता है तो वो जनता का जो आदेश है, जनता का जो फैसला है, उसको पूरी तरह से नकार ही दिया जाता है। वो ठीक नहीं है, उस तरह का दल बदल तो ठीक ही नहीं है। अब चुनाव के मौके पर, मतदान से पहले, चुनाव से पहले अगर दल बदल होता है, जिसको जहां अवसर मिल रहा है, जहां टिकट की तलाश में, जहां टिकट मिल रहा है तो वहां जा रहे हैं। लेकिन अब ये है कि तमाम दलों के दावे प्रतिदावे तो बहुत चल रहे हैं, लेकिन चुनाव का अब बिल्कुल मैदान खुल चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे कैंडिडेट घोषित कर दिए, तो जो भी दल चुनाव में उतरने के इच्छुक हैं और जो दावेदार हैं, उनको अपने कैंडिडेट घोषित करना चाहिए, ताकि लोगों के सामने भी आए कि तस्वीर क्या है। आम आदमी को भी, मतदाता को भी एक प्रत्याशी तय करने का मौका मिले, समय रहते मौका मिले, और उनके एजेंडे, उनके घोषणा पत्र और उनके कार्यक्रम सब लोगों के सामने आए, तो उस पर फैसला हो। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र तो जारी कर दिया, लेकिन प्रत्याशी नहीं आ रहे हैं, लोगों को इंतजार है, इसके बाद ही पता चलेगा कि क्या स्थिति रहने वाली है। तो दलों को यही फैसला करना चाहिए, इस बात की चिंता करना चाहिए कि प्रत्याशियों का जल्दी से जल्दी घोषणा की। देखिए, रोजाना ये बात तो आती है कि कांग्रेस में ही हो गई है बीजेपी, दूसरे दलों से रातों रात आते हैं नेता, उनको आप लोग टिकट दे देते हैं। आपके जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं निराश हैं।
अंतिम कमेंट। 6 टिकट, इसमें 6 सीधी प्रत्याशी सी बात कांग्रेस है के उधारे मांगे हुए कि हैं। 2014 से क्योंकि पहले वॉशिंग मशीन है, भारतीय उसमें सब देश साफ की हो जाते जनता, हैं, उसमें भारत कोई की दिक्कत जनता नहीं भी है। सभी ने बीजेपी पहले मेरे कांग्रेस को को वोट धन्यवाद दिया करूंगा अमन भाई है। को, जिन्होंने बताने 2014 का में काम भारतीय किया कि जनता हाँ, ये पार्टी को मैंडेट आम देती आदमी है पार्टी वही से जनता, है। वही बस जनता यही 2019 में प्रवक्ता रिपीट करती है भेजती मोदी जी बीजेपी को और 2024 में भी रिपीट करेगी मोदी जी को तीसरी अनिल विज बार। के बारे में तो क्या ये कुछ नहीं जनता बोलेंगे? को भी यही कहेंगे कि जनता भी दल बदलू है? एक- अरे ये जनता का मैंडेट है। अरे ये आप भारतीय ये जनता पार्टी आप लोगों के जैसे चौटाला परिवार की पार्टी नहीं है, गांधी परिवार की पार्टी नहीं है, ये भारतीय हर भारतीय की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का नाम सिद्ध करता है ये हर भारतीय की पार्टी है। राहुल गांधी, प्रिया ओम प्रकाश चौटाला की, अजय चौटाला की, ये दुष्यंत चौटाला की पार्टी नहीं है। ये हर एक भारतीय की पार्टी है। कोई भी इस पार्टी में आ सकता है, मान सम्मान पा सकता है। ये चौटाला के जैसे नहीं है, आगे के जैसे नहीं है कि दो टिकट देंगे तो दोनों की दोनों टिकट एक ही परिवार की देंगे। अरे आपके पास कार्यकर्ता नहीं है क्या 10 कैंडिडेट आपके पास नहीं है? या एक ही परिवार से 2 कैंडिडेट आप उतारेंगे? ऐसा नहीं है। इनके पास ना संगठन है ना कैंडिडेट है। बजरंग जी, समय नहीं है, मैं आपके साथ अभी पंकज जी बहुत शुक्रिया आपका, सभी का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा हम लोकसभा चुनाव को लेकर कर रहे थे, तमाम दलों की तैयारी को लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।